सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर ए न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर। ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड इन आउटसाइड द स्फीयर, द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर इज। कह रहा है कि हमारे पास कैसा है, एक न्यूट्रल स्फीयर है। ठीक है, न्यूट्रल स्फीयर करने का मतलब इस पर कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक, कह रहा है कि एक पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड आउटसाइड द स्फीयर। कह रहा है कि इसके जस्ट बाहर एक हमने छोटा सा क्या रखा है, पॉइंट चार्ज रखा है। कैसा चार्ज है? पॉइंट चार्ज है। लेट सपोज कि पॉजिटिव चार्ज में रखा। ठीक है, ये पॉइंट चार्ज है। तो कह रहा था नेट चार्ज ऑन द स्फीयर। बताओ स्फीयर पर नेट चार्ज कितना होगा, यानी जो हमारा ये गोला है स्फीयर, इस पर पूछ रहा है बताओ नेट चार्ज कितना होगा। तो देखो क्या होगा, जैसे ही पॉजिटिव चार्ज को हम सामने रखेंगे तो क्या होता है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, हमेशा नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है और पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है। अब देखो ये स्फीयर हमारा कैसा है, स्फीयर तो है हमारा न्यूट्रल, मतलब इस पे नेट चार्ज कितना है, जीरो। नेट चार्ज जीरो कहने का मतलब है कि जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज होंगे, सच दैट दोनों मिलकर कितना हो जाए, नेट चार्ज जीरो हो जाए। तो ये पॉजिटिव जो यूनिट चार्ज है, ठीक है, ये जो पॉजिटिव यूनिट चार्ज है ये क्या करेगा, इस स्फीयर में इसके इस पॉजिटिव चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज के साइड नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा और एट द सेम टाइम ये उतने ही पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। ठीक, तो क्या होगा इससे, ये जो हमारे न्यूट्रल स्फीयर था उस पर इस यूनिट चार्ज के सामने नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसके दूसरी ओर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और अभी भी क्या ये, अभी भी ये स्फीयर क्या हमारा न्यूट्रल है कि क्यों, क्योंकि इसमें जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो नेट चार्ज क्या होगा, नेट चार्ज अभी भी नेगेटिव होगा, लेकिन इस पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसा है, वो नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म कहने का मतलब है कि एक साइड नेगेटिव चार्ज है तो एक साइड पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन नेट चार्ज कितना होगा, नेट चार्ज न्यूट्रल है मतलब जीरो है। तो देखो नेट चार्ज कितना होना चाहिए, नेट चार्ज अभी भी स्फीयर पर जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो जीरो होना चाहिए। तो देखो यहाँ से जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 कि स्फीयर पर नेट चार्ज कितना होगा, वो हो जाएगा हमारा जीरो। बाकी आप ऑप्शन, तीन ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू चार्जेज आर प्लेस्ड एज शोन इन फिगर, वेयर शुड ए थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड सो दैट इट रिमेन्स एट रेस्ट। तो देखो हमें यहाँ पर चार्ज कैसा दिया हुआ है, हमें दो चार्ज दिया हुआ है। ठीक, एक चार्ज है हमारा 9e, मतलब 9 टाइम्स द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो हमारा सेकेंड चार्ज है वो 16 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इनके बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है, 70 सेंटीमीटर। याद रखना, जब भी अगर चार्ज सेम नेचर के हो, यानी दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, जब भी ऐसा कंडीशन होता है तो हमें जो नेट न्यूट्रल पॉइंट कहाँ मिलता है, इन दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन के बीच में कहीं मिलेगा। ठीक है, एकदम बीचों बीच नहीं, इन्हीं लाइन को ज्वाइन करने वाले किसी पॉइंट पर मिलेगा। ठीक है, अब देखो लेट सपोज कि 9e से ये डिस्टेंस है x। ठीक, तो ये 16 से ये 16e चार्ज से ये डिस्टेंस हो जाएगा हमारा 17 माइनस x सेंटीमीटर। ठीक, लेट सपोज कि नेट पॉइंट P पर कितना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तभी उस पर नेट फोर्स कितना लगेगा, जीरो होगा। तो हम कूलम के इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉ से हम क्या जानते हैं, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, K Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक, लेट सपोज हमने जो यहाँ पे चार्ज रखा है P पॉइंट पर, वो मान लो कैपिटल Q है। तो इस कैपिटल Q पे जो चार्ज है उस पर ये 9e चार्ज क्या करेगा, ये 9e चार्ज इसे अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि 9e कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। सिमिलरली जो 16e का चार्ज है ये भी इस पॉजिटिव कैपिटल Q चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि 16 भी कैसा है, नेगेटिव चार्ज है, और हमने जो कैपिटल Q चार्ज लिया है वो पॉजिटिव है। तो नेट फोर्स जो यहाँ पर लगने वाला है P पॉइंट पर यानी Q पर, वो कितना होना चाहिए, वो जीरो होना चाहिए। तो क्या करते हैं, दोनों फोर्स को हम इक्वेट कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, K Q1 हो जाएगा हमारा 9e, Q2 की वैल्यू होगी कैपिटल Q डिवाइड बाई R। अब देखो डिस्टेंस कितना है, 9e और कैपिटल Q के बीच में x, तो ये हो गया x स्क्वायर। ये इक्वल हो जाएगा K इंटू
अब यहाँ पर हम Q1 ले लेते हैं 16 E को, ठीक है, दूसरे चार्ज को, और दूसरा चार्ज हो गया हमारा, एक चार्ज हो गया हमारा कैपिटल Q। इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है, 70 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखो यहाँ से टर्म कैंसिल हो जाएगा, K से K, Q से Q, E से E। दो साइड हम स्क्वायर रूट लेंगे, तो स्क्वायर लेने पर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3/x इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर रूट होता है हमारा 4, और 70 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, उसका स्क्वायर रूट करोगे तो आ जाएगा 70 माइनस एक्स। अब क्या करना है, सिंपली यहाँ पर चीज़ों को सॉल्व करना है। तो यहाँ से लिख सकते हैं 210 माइनस 3x इज इक्वल टू 4x। यहाँ से लिख सकते हैं 210 इज इक्वल टू 7x। दिस इम्प्लाइज x के लिए कितनी हो गई, x की वैल्यू हो गई 210/7, और ये हो जाएगा आपका 30। दैट मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई हमारी 30 सेंटीमीटर। ठीक है, दैट मीन्स ये जो हमारा x डिस्टेंस था, ये डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर। ठीक, यानी न्यूट्रल पॉइंट हमें कहाँ मिल रहा है, 30 सेंटीमीटर, वो भी कहाँ से, 9e चार्ज से। तो फिर बताओ जो 16e चार्ज है वहां से ये चार्ज कितने डिस्टेंस पर है, तो ये वैल्यू से हमारी 20 माइनस एक्स, 20 माइनस एक्स की वैल्यू 30, तो 20 माइनस 30 हो जाएगा हमारा 40 सेंटीमीटर। ठीक, यानी 9e चार्ज से ये 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर होगा, और 16e चार्ज से ये 40 सेंटीमीटर पे होगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए भी सही है और ऑप्शन नंबर बी भी सही है। अब दोनों सही कैसे होंगे, तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। चाहे तो 1 कर लो, चाहे तो 2 ले लो, ठीक है, दोनों आपके सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है 2 पॉइंट चार्ज ऑफ प्लस 2 माइक्रोकूलम एंड प्लस 6 माइक्रोकूलम रिपेल ईच अदर विथ ए फोर्स ऑफ 12 न्यूटन। अब देखो दोनों चार्ज कैसे, पॉजिटिव चार्ज है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इसलिए क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है कि वो रिपेल कर रहे हैं। कितने फोर्स से रिपेल कर रहे हैं, वो है हमारा 12 न्यूटन। दैट मीन्स ये 12 न्यूटन का फोर्स है, ये हो जाएगा K इंटू 2 माइक्रोकूलम, ठीक है, इंटू 6 माइक्रोकूलम। ठीक, इनके बीच का सेपरेशन कितना है वो हमें नहीं दिया है, लेट सपोज ये R स्क्वायर है। ठीक, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, यहां से लिख सकते हैं, इसको ऐसा छोड़ लेते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, क्या कर रहा है, लिखा है इफ each charge is given and additional charge of -4 माइक्रोकूलम then force will become। अब कह रहा है दोनों चार्ज को हमने कैसा चार्ज दिया है, दोनों को चार्ज को हमने -4 माइक्रोकूलम चार्ज प्रोवाइड कर दिया है। तो जो पहले +2 माइक्रोकूलम था उस पर हमने कितना चार्ज दिया, और -4 माइक्रोकूलम। इस पे नेट चार्ज कितना हो जाएगा, अब इस पे जो नेट चार्ज हो जाएगा वो हो जाएगा -2 माइक्रोकूलम। सिमिलरली जो पहले +6 माइक्रोकूलम चार्ज था उसको भी हमने कितना चार्ज दिया है, -4 माइक्रोकूलम चार्ज, तो इस पे भी नेट चार्ज आ जाएगा +2 माइक्रोकूलम। अब देखो नेट चार्ज कैसा हो रहा है, एक चार्ज हो रहा है हमारा यहाँ पर नेगेटिव, तो दूसरा चार्ज हो रहा है पॉजिटिव, यानी अब जो फोर्स लगने वाला वो कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो होता है हमारा अट्रैक्टिव, यानी फोर्स तो होगा अट्रैक्टिव। अब उस फोर्स की वैल्यू कैसी होगी, तो वो कैलकुलेट करते हैं। लेट सपोज इस फोर्स की वैल्यू है F डैश, तो F डैश इक्वल टू हो जाएगा K, फर्स्ट चार्ज हो गया 2 माइक्रोकूलम, दूसरा चार्ज भी 2 माइक्रोकूलम है, और डिस्टेंस अभी भी R स्क्वायर है। ठीक, देखो मैंने ये तो हमें समझ आ गया कि फोर्स कैसा लगेगा, अट्रैक्टिव। कैसे, वो हमने चार्ज के साइन को देख के समझिए। अब इस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी वो बस कैलकुलेट कर रहे हैं। यहां से क्या सकते हैं, यहां से हम लिख सकते हैं K/R स्क्वायर इंटू 4 माइक्रोकूलम का। अब चाहो तो यहां से वैल्यू कर लो, K/R स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, ऊपर वाली इक्वेशन से देखो, तो ऊपर से K/R स्क्वायर को लिख सकते हैं 12/12 माइक्रोकूलम का होल स्क्वायर। 12 से 12 कैंसिल, वैल्यू कितनी आ गई, 1 माइक्रोकूलम का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां से K/R स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1 माइक्रोकूलम का होल स्क्वायर इंटू 4 माइक्रोकूलम का होल स्क्वायर। माइक्रोकूलम का स्क्वायर कैंसल आउट, क्या बच गया 4 न्यूटन। और फोर्स कैसा है, ये जो फोर्स है हमारा वो अट्रैक्टिव है। ठीक, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, यानी 4 न्यूटन, और फोर्स होगा हमारा अट्रैक्टिव। इस क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करके जरूर सॉल्व करें।
आते हैं क्वेश्चन 4 में। क्वेश्चन 4 कह रहा है फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल स्फीयर चार्ज विथ सेम चार्ज इच एफ। कह रहा है दो मेरे पास किस टाइप का चार्ज है, सेम टाइप का चार्ज है, ठीक है। सेम टाइप का चार्ज यानी उसका साइज भी सेम है, उस पर चार्ज भी सेम है। लेट सपोज दोनों पे चार्ज कैसा है, प्लस क्यू और प्लस क्यू, ठीक। और दोनों के बीच में सेपरेशन हमें नहीं गिवन है, लेट सपोज उसे हम आर मान लेते हैं। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस क्या कर रहा है। कह रहा है 50% चार्ज ऑफ वन स्फीयर इज ट्रांसफर टू अनदर, ठीक है, यानी 50% ऑफ वन चार्ज इज ट्रांसफर टू अनदर स्फीयर, देन न्यू फोर्स विल बी। लेट सपोज कि पहले जो फोर्स था वो एफ था, ठीक। तो पहले जो एफ फोर्स था ये किसके इक्वल होता, एफ इक्वल टू होता के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक। अब कह रहा है हमने क्या किया है, अब पहले वाले पे चार्ज कितना हो जा रहा है Q1 डैश, और दूसरे पे चार्ज हो जा रहा है मान लो Q2 डैश। Q1 डैश चार्ज कैसा हो जाएगा, कह रहा है कि 50% ऑफ चार्ज हमने ट्रांसफर कर दिया, यानी इसमें से इसका 50% चार्ज हमने ट्रांसफर कर दिया। इसको 50% मतलब होता है हाफ, तो कितना बच जाएगा, यानी पहले वाले चार्ज में से हमने Q/2 चार्ज ट्रांसफर कर दिया, तो इस पे बच जाएगा Q/2 चार्ज। दूसरे वाले पे चार्ज से पहले तो Q चार्ज था उसके पास अपना, अब पहले वाले से उसने Q/2 चार्ज और ले लिया, तो इस पे नेट चार्ज कितना हो जाएगा 3Q/2, ठीक। ये हो गया दोनों पे नया चार्ज। लेट सपोज कि नया जो फोर्स है वो मान लो एफ डैश है, तो एफ डैश की वैल्यू हो जाएगी के, Q1 डैश हो जाएगा हमारा Q/2, Q2 डैश हो जाएगा हमारा 3Q/2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर की डिस्टेंस अभी हमें उतना ही रखा है। यहां से सकते हैं एफ डैश इक्वल टू 3/4 के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर। अब देखो यहां से इक्वेशन नंबर 1 से, ठीक है, यहां से थोड़ा ध्यान दो कि एफ की वैल्यू क्या है के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर, क्या ये वैल्यू भी एफ के इक्वल है, ब्रैकेट का टर्म, ये भी, हाँ ये भी हमारा के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर के इक्वल है, तो ये हो जाएगा 3/4 और इसको लिख सकते हैं हम एफ, यानी जो नया फोर्स कितना हो जाएगा, नया फोर्स हो जाएगा 3/4 टाइम्स ऑफ एफ, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सेलेक्ट हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 5 है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के रिगार्डिंग आपको सही स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। तो क्या होता है, सबसे पहले हम छोटी छोटी प्रॉपर्टी याद कर लेते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। क्या क्या होता है इलेक्ट्रिक पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होते हैं कि वो पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलती है, ये सभी को पता है, ठीक। नेगेटिव चार्ज पे क्या होता है, ये इंटर करता है, यानी नेगेटिव चार्ज पे एरो अंदर की ओर आएगा, ठीक। और हमने क्या पढ़ा है, ये हम भी जानते हैं कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में एक दूसरे को क्रॉस ऐसा कभी नहीं होता, ये गलत है, ठीक है। दो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एक दूसरे को कैंसल आउट कभी नहीं करती हैं, ठीक। और जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सामने सामने क्लोज होंगी वो स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, ठीक। और जहां पर फील्ड लाइंस आपस में दूर दूर हो इस टाइप से, वहां पर हम कहेंगे वीक फील्ड है, यानी वीक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है। इसके अलावा याद करते हैं कि अगर चार्ज हमारा स्फेरिकल शेप का है तो उसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी वो किस डायरेक्शन में निकलेंगी, इसे कहते हैं रेडियल डायरेक्शन में, ठीक है। किस डायरेक्शन में निकलेंगी, रेडियल डायरेक्शन में। तो देखते हो ऑप्शन 1 क्या कर रहा है, लिखा है दे इमर्ज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट पॉजिटिव चार्ज, पहला स्टेटमेंट पर सही है। क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज से इमर्ज नहीं करता है, टर्मिनेट करता है, ठीक। ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं, लिख रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट रीजन इज वीक वेयर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर मोर। नहीं, कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वहां पर वीक होगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा होगी, ऐसा तो नहीं है। जहां पर डेंसिटी देखो, जहां पर डेंसिटी ज्यादा है, कम एरिया में ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, वहां पर स्ट्रॉन्ग बनता है, और जहां पर ज्यादा एरिया में कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वहां वीक फील्ड बनता है। तो ऑप्शन नंबर 2 भी सही है, सॉरी 2 भी हमारा गलत हो गया। लिखा ऑप्शन नंबर 3 दे आर इन रेडियल डायरेक्शन फॉर ए पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज के लिए रेडियल डायरेक्शन में निकलती है। तो देखो अभी मैंने बताया था कि एक पॉइंट चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियल डायरेक्शन में ही निकलती है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो गया। ऑप्शन नंबर 4 है दे हैव ए फिजिकल एक्सिस्टेंस, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड रियल में होती है, क्या हमें ये दिखाई देता है, तो ऐसा नहीं है, वो हमने एक एज्यूम किया है, उस चीज हमने माना है, ठीक, समझने के लिए। तो ऐसा कोई फिजिकली चीज हमें कभी दिखाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फिजिकली ऐसे लाइंस के फॉर्म में होती नहीं है, ये हम एज्यूम करते हैं चीजों को समझने के लिए।
आते क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है फिगर्स बिलो सोज रेगुलर हेक्सागन, ठीक है, एक षष्टकोण दिया है विथ डिफरेंट चार्ज प्लेस्ड एट द वर्टिसेस, यानी उसके हर जो कॉर्नर पे क्या है डिफरेंट टाइप के चार्ज रखे हुए हैं। कह रहा है कि बताओ इन विच ऑफ द फ्लोइंग केसेस द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ जीरो, कह रहा है कि बताओ इन चारों केस में किसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। ठीक, अब देखोगे दिया गया क्वेश्चन बड़ा टफ है, तो देखो इसका एक ट्रिक बताते हैं कैसे। लेट सपोज कि हमारे पास एक हेक्सागन है इस टाइप से, ठीक, लेट सपोज इसको हम ऐसे ज्वाइंट कर लेते हैं, ठीक है, इसको हमने ऐसे ज्वाइंट कर लिया। ठीक, अब देखो बताता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जीरो होने का क्या मतलब रहता है, यानी दो फोर्स या तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करे या रिपेल करे विथ ऑपोजिट विथ इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स। ठीक, तो ऐसा कब होगा, यानी अब देखो ऑप्शन नंबर हम सीधे बात करते हैं डी में, ठीक, ऑप्शन नंबर 4 की बात करते हैं। देखो ऑप्शन 4 में ऐसा दिखाई देगा, इससे यहाँ चार्ज है 2q, यहाँ भी चार्ज है 2q। अब देखो सेंटर पे क्या होगा, सेंटर पे जो भी चार्ज होगा ये ऊपर वाला चार्ज, ये 2q चार्ज इस वाले चार्ज को इधर रिपेल करेगा। मान लो अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव कैपिटल क्यू चार्ज है तो इसको ये रिपेल करेगा। सिमिलरली जो नीचे का चार्ज है ये भी इस पॉजिटिव चार्ज को ऊपर की ओर रिपेल करेगा। दोनों चार्ज इक्वल एंड अपोजिट है तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सभी के लिए डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। कौन सा डिस्टेंस, लेट सपोज ये, ठीक है, ये डिस्टेंस आ रहा है ए है, क्योंकि हेक्सागन में क्या होता है सारे डिस्टेंस इक्वल होते हैं, तो ये सभी वैल्यू हो जाएगी, सभी लेंथ हो जाएगा ए। लेट सपोज अब देखते हैं चार्ज, कौन सा चार्ज, ये आपको ऑप्शन नंबर हम सी, ठीक है। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 3 में, ऑप्शन 4 में देखो कि ऊपर है 2q चार्ज, तो 2q चार्ज इसको नीचे की ओर रिपेल करेगा और नीचे q चार्ज है वो ऊपर की ओर रिपेल करेगा। लेकिन क्या है दोनों में चार्ज क्या है, इक्वल नहीं, ठीक है, इक्वल नहीं है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 के अकॉर्डिंग यहाँ पर नेट फोर्स सेंटर पे जीरो कभी नहीं आएगा। ठीक, अब देखो थोड़ा सा ऑप्शन नंबर 1 भी चेक करना, ऑप्शन नंबर 3 भी चेक करना, ऑप्शन नंबर 2 भी चेक करना। हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर 3 में, 2q चार्ज था, देखो यहाँ पर चार्ज, अब यहाँ भी 2q चार्ज है, यहाँ भी 2q चार्ज है। ये ऊपर का चार्ज इस कुछ इधर रिपेल करेगा, नीचे का जो 2q चार्ज है इस सेंटर चार्ज को ऊपर रिपेल करेगा, और लास्ट बच जाता है हमारे पास कि यहाँ भी q चार्ज और यहाँ भी q चार्ज। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ भी ये जो q चार्ज है इस सेंटर चार्ज को इस साइड रिपेल करेगा, और इधर जो हमारा राइट साइड में जो चार्ज है वो सेंटर वाले चार्ज को इधर रिपेल करेगा। यानी क्या याद रखना है कि अगर ऑपोजिट फेस पे इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज है, ठीक है, ऑपोजिट फेस पर इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज है तभी नेट फील्ड सेंटर पे जीरो होगा। ठीक है, तो ऐसा आपको दिखेगा सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, ये ऑप्शन थर्ड फिगर मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक, आते क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 है ए स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल R एंड चार्ज कैपिटल Q इज प्लेस्ड इनसाइड ए concentric imaginary sphere of radius 2r. The flux associated with the imaginary sphere. कह रहा मेरे पास एक स्फीयर है जिसकी रेडियस कितनी है r है और इस पर टोटल चार्ज कितना है q। ठीक है, इस पूरे पे चार्ज है कैपिटल Q। कह रहा है इसको हमने कहाँ रखा है, इसको हमने एक इमेजिनरी कोसेंट्रिक स्फीयर के अंदर रखा है इस टाइप से। ठीक है, ये कहता है ये इमेजिनरी स्फीयर जिसकी रेडियस 2r है, तो पूछा बताओ इसमें से कितना फ्लक्स क्रॉस करेगा। तो देखो फ्लक्स कैसा क्रॉस करता है, फ्लक्स होता है चार्ज से फील्ड निकलती है, यानी इस प्लस Q चार्ज से जितना है इससे जितनी फील्ड लाइन निकलेगी वो सारी की सारी लाइन इस रेड वाले इमेजिनरी स्फीयर से क्रॉस करेगा। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स इक्वल टू होता है चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। या सिंपल देख लो, ये जो 2r का मैंने जो स्फीयर बनाया है रेड कलर से, उसके अंदर जो Q चार्ज है ब्लैक कलर का वो पूरा का पूरा स्फीयर के अंदर है, यानी चार्ज इंक्लोज कितना हो गया Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 8 है ए सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r इज चार्ज यूनिफॉर्मली विथ ए टोटल चार्ज Q, देन द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड।
ठीक है, इस क्वेश्चन को आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हो, नहीं तो समझ लेना। क्या कह रहा है कि एक सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि ये सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर है। अब इसके बारे में कहीं नहीं कहा गया है कि ये कंडक्टर है या मेटल है, ठीक है। कंडक्टर या मेटल होता तो बात अलग होती, कहीं तो लिखा नहीं हो कंडक्टर मेटल है। उस प्रश्न में क्या लिखा है कि चार्ज इज यूनिफॉर्मली विथ ए टोटल चार्ज क्यू, ठीक है। यानी कह रहा है मेरे पास एक चार्ज है जिसकी रेडियस आर है, उस पर पूरा चार्ज ना डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस टाइप से पूरा का पूरा चार्ज इस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। और टोटल चार्ज पे कितना है, वो चार्ज है हमारा क्यू। तो पूछता है बताओ डिस्टेंस के साथ इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसे होगी। तो देखो जब तक रेडियस आर, एक पॉइंट हम अंदर लेंगे ए पॉइंट, एक पॉइंट लेंगे हम बी पॉइंट बाहर, ठीक। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, ठीक, ये क्या होगा, ये होता है हमारा के क्यू आर बाई कैपिटल आर क्यू। ये कब होगा, जब आर की वैल्यू लेस देन आर हो, ठीक है। यानी हमारा जो पॉइंट ए क्या है, पॉइंट ए क्या है, इस स्फीयर के अंदर है, ठीक है। यानी इसे कहेंगे इनसाइड पॉइंट के लिए, ठीक। और वो या फिर बी पॉइंट, ठीक है। बी पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये क्या होता है, ये होता है हमारा आउटसाइड के लिए, ठीक है। आउटसाइड मतलब जब स्मॉल आर की वैल्यू ग्रेटर देन कैपिटल आर, ठीक है। ये दो पॉइंट होता है। और इसके अलावा जब सरफेस पे हो, सरफेस पे क्या होगा, ठीक है, E इक्वल टू सरफेस, सरफेस वैल्यू हो जाती है के क्यू बाई आर स्क्वायर, जब आर की वैल्यू आर के इक्वल, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, ऑप्शन 1 भी सही है, ऑप्शन नंबर 2 भी सही है। 1 और 2 सही है तो ऑप्शन नंबर हमारा जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। आपके क्वेश्चन नंबर 9 में लिख रहा है पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस a by 2 perpendicular to the plane and above the center of a square of side A. The electric flux through the square is, कैसा है। और ये प्रॉब्लम आपका एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम को लिखना है इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। ये पूछा जाता है, कह रहा है कि स्क्वायर का सीट है, ठीक, जिसकी साइड लेंथ कितनी है, साइड लेंथ है इसकी ए, ठीक है। स्क्वायर है तो इसका हर लेंथ कितना होगा, ए होगा। कह रहा है इसके सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जाओ, कितने डिस्टेंस पे, a/2 पर एक चार्ज रखा है q। तो पूछ रहा है बताओ कि इस q चार्ज से इस जो हमारा ये जो q चार्ज है, इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लेंथ निकलेगी, यानी जो फ्लक्स निकलेगा वो इस स्क्वायर से क्रॉस करेगा, तो उस फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, तो हमें पता है कि अगर ये कंप्लीट इस टाइप का अगर क्यूब होता, ठीक, इस टाइप का क्यूब होता, तो इस क्यूब का ये साइड भी ए होता। और ये चार्ज कहां पर रखा है, ये चार्ज रखा है a/2 डिस्टेंस पर, मतलब कि ये चार्ज है इस क्यूब के सेंटर पे होता। अगर इस क्यूब के सेंटर पे होता तो टोटल फ्लक्स, ठीक है, टोटल फ्लक्स ड्यू टू, यानी टोटल फ्लक्स ड्यू टू क्यूब, यानी घन के चलते, यानी पूरे घन के चलते टोटल फ्लक्स कितना आता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। अच्छा क्यूब में कितने फेस होते हैं, क्यूब में टोटल फेस होते हैं 6 फेस, ठीक है, टोटल 6 फेस होते हैं। यानी 6 फेस से कितना फ्लक्स क्रॉस कर रहा है, टोटल क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो बताओ हमसे पूछा था सिर्फ नीचे वाले सरफेस से, तो एक सरफेस से कितना क्रॉस करेगा, तो फ्लक्स ड्यू टू स्क्वायर फेस, यानी जो बॉटम जो नीचे का फेस है उसे कितना करेगा, उसे करेगा क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि हमसे एक फेस के बारे में पूछा गया है। कितना कितना फ्लक्स क्रॉस करेगा एक सरफेस से, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। और हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अगर आपको वीडियो समझ आ रहा हो तो वीडियो को, चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो आपको हर क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी मिलेगा, वो भी डिटेल सॉल्यूशन। और आपको पता है कि हमारे हर वीडियो के बाद आपको उसके पीडीएफ भी मिलते हैं, ताकि आप लास्ट टाइम एग्जाम के पहले रिवाइज कर सकें। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है व्हेन
इलेक्ट्रिक डाइपोल P is kept in a uniform electric field E, then what value of angle between P and E will the torque be maximum? ठीक है, कह रहा है एक डाइपोल को रखा गया है एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो पूछ रहा है बताओ कि डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में मैक्सिमम एंगल कितना होना चाहिए ताकि टॉर्क उस पर मैक्सिमम लगे, यानी इस पे जो आघूर्ण की वैल्यू है वो सबसे ज्यादा हो। तो देखो ये होता है हमारा डाइपोल माइनस क्यू चार्ज, ये होता है प्लस क्यू चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ऐसे क्रॉस होता है, ठीक है, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है, तो इस पे एंगल कितना होता है, ये एंगल होता है हमारा थीटा। तो टॉर्क की वैल्यू कितनी आती है, टॉर्क टॉर्क इक्वल टू होता है पी क्रॉस ई, ठीक, टॉर्क की वैल्यू होती है, पी होता है डाइपोल मोमेंट, ई होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। पी और ई को लिख सकते हैं हम पीई साइन थीटा, अगर बात करें सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें, यानी सिर्फ उसकी वैल्यू कितनी होगी टॉर्क की। तो बताओ हमसे पूछ रहा है मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, तो बताओ साइन टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम तब होगी जब साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हो, और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, यानी उसमें साइन थीटा 1 कब होता है, जब साइन होता है 90, यानी यहां से थीटा कितना होना चाहिए, थीटा होना चाहिए 90, यानी जब थीटा 90 होता है थीटा टॉर्क मैक्सिमम होगा कब, जब थीटा की वैल्यू हो 90 डिग्री। ठीक, तो आपसे पूछा गया था कि बताओ टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, जब दोनों के बीच यानी डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल हो 90 डिग्री। और मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू पूछी जाती, ये भी लिख देते हैं, ये हो जाता सिंपल पीई। ठीक है, तो आपको दोनों याद रखना है, कब होगा, जब एंगल 90 होगा, कितना होगा वो पीई होगा। हमसे पूछा गया था सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू, इसलिए इफेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा 1। क्वेश्चन वैल्यू 1 है, द फोर्स ऑन ए चार्ज situated on axis of a dipole is F. If the charge is shifted to double the distance, the force acting will be, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। देखो लास्ट टाइम मैंने बहुत स्टूडेंट की ये रिक्वायरमेंट भी था कि हम ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कराएं, ठीक है, तो ये इसलिए मैंने इस सेट में क्या रखा है, मैक्सिमम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम रखे हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कह रहा है कि ए चार्ज फोर्स ऑन ए चार्ज सिचुएटेड ऑन द एक्सिस ऑफ ए डाइपोल इज एफ, ठीक है, यानी डाइपोल के एक्सिस, मान लो ये माइनस क्यू चार्ज, ये हो गया हमारा प्लस क्यू चार्ज, ये हो गया हमारा डाइपोल, अपोजिट चार्ज, इसका एक्सिस कौन होगा, इसका ये हो गया एक्सिस, इसका डाइपोल के फिक्स करते हैं। कह रहा है यहाँ पर मान लो कोई चार्ज रखा है, ठीक है, मान लो कैपिटल क्यू, ठीक, पूछता है बताओ इस पे अगर फोर्स एफ लग रहा है अभी, ठीक है, इस पे जो फोर्स लग रहा है वो एफ लग रहा है, तो कह रहा है बताओ इस चार्ज के डिस्टेंस को अगर हम डबल कर दें, ठीक है, चार्ज को हम कहीं यहां शिफ्ट कर दें डबल डिस्टेंस पे, तो पूछा बताओ उस पे फोर्स कितना लगेगा। तो सबसे पहले बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल वो कितना होता है, वो होता है हमारा 2kp/r³। ठीक, अब क्या कह रहा है कि अब जो नया डिस्टेंस वो मान लो r1 होगा, ठीक है, पहले डिस्टेंस था ये r, तो फोर्स लगा f। अब मान लो कि इनके बीच जो डिस्टेंस है तो मैंने बढ़ा के कितना कर दिया, ठीक है, r डैश फिर कितनी हो गई 2r। अब जो r डैश है की वैल्यू हो जाती है 2r। तो पूछते बताओ अब उससे फोर्स कर लेंगे, अगर डिस्टेंस r डैश कर लेंगे तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज हो जाएगी ई डैश, ठीक है, यानी इन डाइपोल के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अब 2r डिस्टेंस पर उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 2kp/2r का होल क्यूब। ठीक, तो अब इस पे जो लगेगा नया फोर्स हो जाएगा 2 इलेक्ट्रिक फील्ड 2kp/8r³। ठीक, अब 2kp/r³ को हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं फिर से E, यानी जो नया इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो E/8 होगा। ठीक, तो हमसे पूछा गया था फोर्स, तो फोर्स क्या होता है, फोर्स इक्वल टू होता है Q × E। ठीक, ठीक, पहले फोर्स लग रहा था F, वो कब लगा था, जब चार्ज Q था और इलेक्ट्रिक फील्ड E थी। अब नया फोर्स मान लो लग रहा है F डैश, ये कब लग रहा है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड हो जा रहा है E डैश। तो वैल्यू रखते हैं Q और E डैश की वैल्यू आ गई E/8। ठीक, Q की वैल्यू कितनी है, QE की वैल्यू है F, तो नया फोर्स कितना हो जाएगा F/8। ठीक है,
तो नया फोर्स कितना आ गया हमारा F/8। तो यहाँ से हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पॉइंट क्या रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए डाइपोल ड्यू टू ए डाइपोल कितना होता है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है r³ के। ठीक है, नॉर्मली केस में चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² होता है। ठीक है, डाइपोल के केस में क्या होता है, ये r³ होता है। तो गलत करोगे तो ऑप्शन नंबर 3 भी है। क्वेश्चन नंबर 12 है, an electric dipole is placed at an angle 30 degree with an electric intensity 2 into 10 to the power 5 Newton per coulomb. It experiences a torque equal to 4 Newton meter. Then the charge on the dipole, if the dipole length is 4 centimeter. तो देखो अभी मैंने टॉर्क का फॉर्मूला बताया था। टॉर्क का फॉर्मूला क्या था, टॉर्क मैंने फॉर्मूला बताया था PE sin थीटा। ठीक है, P क्या होता है, P होता है हमारा डाइपोल मोमेंट और ये होता है चार्ज इनटू लेंथ ऑफ डाइपोल। ठीक, तो यहां से हम टॉर्क वैल्यू कितनी गिवन है, हमें गिवन है टॉर्क की वैल्यू है 4 न्यूटन मीटर, पी की वैल्यू है तो चार्ज क्यू हो गया, लेंथ कितना है 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर लो मीटर में, याद रखना सबको मीटर में कन्वर्ट करना होता है। तो ये हो जाएगा पी के लिए हो गई क्यू इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर। -2। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है 2 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम और एंगल कितना गिवन है, एंगल है 30 डिग्री यानी हो जाएगा sin 30। ठीक, 4 से 4 कैंसल। ठीक, sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, sin 30 होता है हमारा 1/2। ये sin 30 की वैल्यू कितनी है 1/2, तो 1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा Q इंटू 10 टू द पावर 3 कूलम। ठीक, तो यहां से लिख सकते हैं Q इक्वल टू 1/, ठीक है 1/10 टू द पावर 3 या इसको लिख सकते हैं 10 टू द पावर -3 कूलम। ठीक, और 10 टू द पावर -3 को कहते हैं 1 मिली कूलम। ठीक है, तो Q के लिए कितनी आ गई, Q की वैल्यू आएगी 1 माइक्रो कूलम। ठीक है, कैलकुलेशन अच्छे से करना यहाँ पर, नहीं तो आंसर कुछ भी गलत आ सकता है। तो यहां से हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हेन ए ग्लास रॉड इज रब्ड विथ सिल्क। ठीक है, जब ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब किया जाता है तो क्या होता है। देखो सबसे बेसिक क्वेश्चन, ये मान लो हमारे पास एक ग्लास रॉड है। ठीक है, ये क्या है हमारे पास एक ग्लास का रॉड है। ठीक, एक सिल्क का कपड़ा है ना, लेट सपोज कि मान लो ये मेरे पास एक सिल्क का कपड़ा है, ये क्या है सिल्क के साथ एक कपड़ा है। जब इसके साथ हम रब करते हैं, इसको लाके इसके साथ ये रॉड है हमारा। ठीक, इस रॉड को इस पे रब करो, रब करो तो क्या होता है कि ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाते हैं, इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं सिल्क में। इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रॉन आ जाता है सबका सब सिल्क में। तो क्या करेगा, तो लिख रहा है कि जब ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब किया जाता है तो इट गिव्स यानी ये देता है इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सिल्क, गेन फ्रॉम सिल्क। क्या ये सिल्क से इलेक्ट्रॉन लेता है, नहीं। गिव इलेक्ट्रॉन टू सिल्क, क्या ये सिल्क को इलेक्ट्रॉन देता है, हाँ इलेक्ट्रॉन को सिल्क को इलेक्ट्रॉन देता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। आते क्वेश्चन 14 में लिख रहा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए स्फेरिकल सेल ऑफ यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी इज। ठीक है, कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए स्फेरिकल सेल। ठीक है, वर्ड देखो स्फेरिकल सेल, सेल क्या होता है खोखला। ठीक है, तो क्या है ये स्फीयर तो है लेकिन कैसा सब स्फीयर है, खोखला स्फीयर है। तो इस पे सब कुछ चार्ज कहाँ होगा, सब चार्ज सरफेस पे होगा। ठीक, इस सारा का सारा चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, उसके सरफेस के ऊपर। अब सरफेस के ऊपर चार्ज होगा तो कहने क्या पड़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर, या फिर चार्ज ऊपर से बाहर हो तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाती है 0। ठीक है, तो हमसे पूछा था इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ना, इनसाइड पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो कितना हो जाएगा 0, मतलब ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन 15 है,
द एसआई यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का एसआई यूनिट क्या होगा? कैलकुलेट करते हैं। एफ की वैल्यू होती है के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर हमसे, और एफ क्या लिखते हैं? के लिखते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ठीक है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस वो कौन है? ये हमारा एप्सिलॉन नॉट, इसकी हमको वैल्यू वो सेट हो जाएगी। क्यू का क्यू स्क्वायर में चार्ज का स्क्वायर मतलब कूलम का स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब तो स्क्वायर अपॉन पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, कह सकते हैं, इसको लिख सकते हैं वैसे कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और ऐसा ऑप्शन कहाँ है? ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 16 है, ए हॉलो मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। ठीक है, एक हॉलो मेटल का स्फीयर है जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर, मान लो ये 5 सेंटीमीटर का एक होलो मेटल का स्फीयर है। इट चार्ज सच दैट पोटेंशियल ऑन इट्स सरफेस इज 10 वोल्ट। क्या इसको इस टाइप से चार्ज किया गया है कि इसके सरफेस पे पोटेंशियल कितना है? वो है हमारा 10 वोल्ट। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर विल बी। तो देखो सबसे, अब हमें पोटेंशियल नहीं भी गिवन होता तो हमें पता है कि अगर कोई होलो मेटल स्फेरिकल चार्ज है, ओके, ठीक है, जो 5 सेंटीमीटर को चार्ज किया गया है, तो चार्ज कहाँ होगा? चार्ज होता है सरफेस पे, सरफेस पे चार्ज होता है। तो मैंने अभी कुछ देर पहले क्वेश्चन का आंसर बताया था कि जब चार्ज सरफेस पर हो किसी मेटल में या कंडक्टर में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितना होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितना होता है? 0। ठीक है, और पोटेंशियल कितना होता? पोटेंशियल 10 वोल्ट ही होता है कि जितना पोटेंशियल सरफेस पे होगा उसमें अंदर के किसी पॉइंट पर पूछा जाता पोटेंशियल कितना होता, तो वो 10 वोल्ट ही होता। ठीक है, अगर पोटेंशियल पूछा जाता तो 10 वोल्ट ही होता। हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा रहा था, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 0। यानी यहां से हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो गई? इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज 0। क्वेश्चन 17 है, an electric dipole of dipole moment P is lying along a uniform electric field E. The work done in rotating the dipole by 180 degree each. ठीक है, तो वर्क डन इन रोटेटिंग ए डाइपोल का फॉर्मूला क्या होता है? पीई cos θ1 माइनस cos θ2। ठीक, अब देखो कह रहा है कि पहले वो किस, यानी θ1 कितना है यहाँ पर? ठीक है, θ2 तो कह रहा है कि उसे फाइनली हमने 180 डिग्री पे रोटेट कर दिया, लेकिन θ1 कितना है? तो देखो θ1 क्या लिख रहा है कि डायपोल मोमेंट P इज लाइंग अलोंग ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अलोंग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब जिधर हमारा डायपोल है, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर ही है, डेफिनेटली दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0, यानी बस एक ही हमें फाइंड आउट करना है। पोटेंशियल पर हो गया पीई, हो गया हमारा cos θ1 हो गया 0 डिग्री माइनस cos 180 डिग्री। ठीक, ये हो गया पीई cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 माइनस की वैल्यू माइनस, सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा पीई 1 प्लस 1 2 3। ठीक है, ये होता है हमारा वर्क डन। कभी कभी पूछा जाता है मैक्सिमम वर्क डन कितना होता है क्योंकि डायपोल को रोटेट कराना है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो कितना मैक्सिमम वर्क करना पड़ेगा? तो कभी कभी इसे ही हम मैक्सिमम वर्क भी करते हैं। वर्क मैक्सिमम कहीं पूछा जाए तो उसकी वैल्यू भी यही होती है 2p। ठीक है, तो यहाँ से हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 18 है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट वेरीज एज r टू द पावर 0। r टू द पावर 0 के रूप में वेरी करता है। r टू द पावर 0 मतलब r मतलब डिस्टेंस हो गया, उसका पावर 0 है, तो किसी भी वेरिएबल का पावर 0 कितना होता है? 1 होता है। यानी r टू द पावर 0 का मतलब 1, यानी कि वो
तो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इंडिपेंडेंट ऑफ आर है, वो इंडिपेंडेंट ऑफ आर है, यानी वो आर पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इसके लिए ये डिपेंड नहीं करता, आर पे डिपेंड नहीं करता। डायपोल के लिए वेरी करता है, ये वेरी करता है इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल की 1/r³ के फॉर्म में। पॉइंट चार्ज के लिए वेरी करता है 1/r² के फॉर्म में। लाइन चार्ज के पहले बात करते हैं तो ये डिपेंड करता है 1/r के फॉर्म में। लेकिन इनफाइनाइट चार्ज पे कैसे डिपेंड करता है, r⁻0, यानी ये आर पे डिपेंड नहीं करता है। ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। अब देखो कैसे, प्लेन इनफाइनाइट पीस ऑफ चार्ज, प्लेन इनफाइनाइट पीस ऑफ चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या रखा, σ/2 एप्सिलॉन नॉट। क्या यहाँ पे आर है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं भी यहाँ दिख रहा है कि ये आर पे डिपेंड करता हूँ, नहीं। इसे कहते हैं ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ आर होता है, ओनली आर पे डिपेंड नहीं करता। ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 19 है, लिख रहा है inside a closed sphere, closed surface, then if 80 molecular charge is put inside the surface, then change in flux is, तो कह रहा है, देखो कैसा, कि पहले ये क्लोज सरफेस है, ठीक है, ये क्लोज सरफेस है, इस पे 20 माइक्रोकूलम का चार्ज है, इसमें जो फ्लक्स निकल रहा है, ठीक है, ये जो फ्लक्स की वैल्यू है वो कितनी निकल रही है, वो 5 है। 5 मतलब फर्स्ट क्या होता है, चार्ज इंक्लोज बाय स्क्वायर नॉट, यही होता है हमारा फ्लक्स की वैल्यू। कह रहा है कि बताओ इसी के अंदर अगर हम और क्या कर दे, कह रहा है कि 80 माइक्रोकूलम चार्ज की पुट, ठीक है, 20 तो था ही, अब इसमें हम 80 माइक्रोकूलम का चार्ज और इनसाइड में पुट कर दे रहे हैं। तो पूछ रहा है बताओ देन द चेंज इन फ्लक्स, फ्लक्स में कितना चेंज आ जाएगा। लेट सपोज पहले 5 था ये, लेट सपोज अब फ्लक्स हो गया 5 क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज इंक्लोज अब कितना हो गया है 100 माइक्रोकूलम बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। तो चेंज कितना हो जाएगा, चेंज डेल्टा 5 के लिए हो जाएगी 5 माइनस 5 यानी इसको सॉल्व करके हो जाएगा हमारा 100 माइनस 20/5, ये हो गया माइक्रोकूलम, दैट मीन्स 80 माइक्रोकूलम बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या था कि ये जो हमें ये वैल्यू क्या गिवन थी, ये वैल्यू 5 की वैल्यू गिवन थी 5, ठीक है, 5 की वैल्यू क्या थी 20 माइक्रोकूलम बाई 5, यानी 80 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 20 माइक्रोकूलम बाई 5, ठीक। और इसके लिए कितनी है, ये वैल्यू है 5 के इक्वल, तो चेंज कितना आ गया, चेंज इन फ्लक्स आ गया हमारा 4/5 के इक्वल, ठीक है। तो यहां से हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। वीडियो को थोड़ा स्लोली रोक कर देखना अगर समझ नहीं आए तो। और आते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, लिख रहा है द स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू चार्ज ए एंड बी शोन इन फिगर, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कह रहा है इसमें से बताओ कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फिगर को देखो, उससे पहले कुछ पॉइंट याद रखते हैं, जैसे इससे बताओ बी कैसा चार्ज है, जहाँ पर बी रखा हुआ कैसा चार्ज है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो हमें दिख रहा है कि बी से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है, मतलब कि बी कैसा चार्ज होना चाहिए, हमारा पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, ठीक, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती है। ए को देखो, ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है, ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की ओर आ रही है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की ओर आ रही है, अंदर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आती है, दैट मींस कि ए हमारा कितना चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। दूसरी बात ये समझ आ गया, ठीक है, कि ए नेगेटिव है बी पॉजिटिव है। और अब ये देखो इनमें से कौन सा चार्ज बड़ा है, ठीक है, एक चार्ज पॉजिटिव है एक चार्ज नेगेटिव है, लेकिन मैग्नीट्यूड कितना बड़ा है, तो देखो मैग्नीट्यूड उसका बड़ा होगा जिसमें फील्ड लाइंस ज्यादा निकल रही है या टर्मिनेट हो रही है। तो देखो बी में कितनी फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है नीचे, तो काउंट करना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी बी से निकल रही है 13 लाइन बाहर, ठीक।
अब कैलकुलेट करते हैं ए पर, तो देखो ए पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बी पे कितनी फील्ड लाइन इंटर कर रही है? 39। तो कौन सा चार्ज बड़ा हो गया, यानी कह सकते हैं कि जो बी वो हमारा नेगेटिव चार्ज है, यानी जीरो से का मतलब नेगेटिव चार्ज है, और बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ज्यादा होगा ए के मैग्नीट्यूड से, क्योंकि फील्ड लाइंस बी से ज्यादा निकल रही हैं और ए पे फील्ड लाइंस कम अंदर आ रही हैं। तो देखो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा दिख रहा है कि ए इज नेगेटिव, बी इज पॉजिटिव, ऑप्शन नंबर 1, एंड बी की वैल्यू ज्यादा है इससे। तो हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन 1। तो ये था हमारा आज लास्ट 20 क्वेश्चन का सेट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। और हमारे हर वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाता है, ठीक है। वहां से आप जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो ताकि आप लास्ट टाइम पे आप उस वीडियो को देख सको, ठीक है, रिवाइज कर सको। और एक बात और हाँ कि अगर आपने वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, कि लास्ट टाइम पे आपको हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके ट्रिक्स बताने वाले हैं। ओके, तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।